एक रात कंप्लीट हो चुकी थी हमारे प्रिंस को, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने कोमा से जागे हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट के साथ अपने कमरे में इधर उधर झूम रहा था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को हील करने में फोकस कर रहा था। ये करते हुए उसे काफ़ी समय हो चुका था और वो देखता है कि उसकी बॉडी काफ़ी हद तक हील हो चुकी है। हमारा प्रिंस कहता है, शुक्र हो मेरी माना कंट्रोल स्किल का, मेरी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का माना यूज़ कर रहा हूँ अपनी बॉडी को हील करने के लिए, और ये काम भी कर रहा है। लेकिन वो ज्ञान जो मुझे एक नेक्रोमेंसर ने दिया था ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में, और वो मेडिसिनल नॉलेज जो मेरे को सिस्टर हेया ने सिखाई थी, उसके बिना ये सब शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये सब सोचने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ख्यालों से बाहर आता है और देखता है उसके शरीर को क्लीनिंग की ज़रूरत है। तभी वो एक स्पेल पढ़ता है, क्लीन, और एक पानी की लहर पूरे कमरे में फैल जाती है। हालांकि ये असली पानी नहीं था, बल्कि एक मैजिक से बना हुआ, यानी माना से बना हुआ पानी था, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर को क्लीन करने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। और देखते ही देखते हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस करता है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट देख रहा था कि उसके स्पेल ने कितनी अच्छी तरह से काम किया, और वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और उसके सारे स्पेल्स काम करने लगे हैं, भले ही धीरे धीरे ही सही पर काम करने लगे हैं। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, प्रिंस, प्रिंस क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये आवाज़ सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है, हाँ ये एमी है, वो इधर आ गई। चलो ठीक है एमी, अंदर आ जाओ, खाने में क्या है आज? खाने की बात सुनते ही एमी हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने एक प्लेट सर्व कर देती है, जिसमें कुछ सूप जैसा रखा हुआ था, और वो उसके बाद प्रिंस से कहती है, प्रिंस ये लीजिए आपका खाना। वो खाने को देख के हमारे प्रोटैगनिस्ट की हवाएं उड़ जाती हैं। क्या? सूप? सूप? हालांकि मैं बीमार हूँ, लेकिन क्या ये लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे? खाने में सिर्फ सूप देंगे मुझे? ये सुन के एमी घबरा जाती है और वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा था कि आपको कुछ हल्का देना है खाने पे, और हल्के के मामले में सूप सबसे बेस्ट रहता है, तो इसलिए मैं आपके लिए यही ले आई। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एमी से कहता है, चलो कोई बात नहीं, सूप ही सही, चलो कम से कम अपनी एपिटाइट तो पूरी करूँ मैं, मेरे लिए 5 प्लेट्स ले आना। ये सुन के एमी बुरी तरह से चौंक जाती है, क्या प्रिंस? उसके बाद प्रिंस कहता है, ओह सॉरी, 5 प्लेट्स कहा क्या मैंने? 5 प्लेट्स नहीं, मेरे लिए 10 प्लेट्स ले आना। ये सुन के एमी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, पहले से भी ज़्यादा। 10 प्लेट्स? जी प्रिंस, आपका हुक्म सराखों पे, मैं अभी लेके आई। अपना खाना खत्म करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है, हालांकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ऑलमोस्ट फटने ही वाला है, लेकिन मेरा मैजिक इतना ज़्यादा यूज़ करने के कारण मेरा डाइजेशन ट्रिपल हो चुका है और मैं जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि मेरे ऐसा लग रहा है कि बॉडी पूरी तरह से स्टफ़ हो चुकी है और मैं हिल भी नहीं सकता, लेकिन ये काफ़ी तेज़ डाइजेस्ट हो जाएगा। और इतने टाइम बाद खाना खाने के बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी सोल वापस मेरे बॉडी में आ रही है। ये फीलिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट इस फीलिंग को ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द था वॉशरूम यूज़ करने का। ओह शिट, मैं भूल कैसे गया, मेरा डाइजेशन तेज हुआ है, इसका मतलब मेरा खाना भी तो तेज डाइजेस्ट होगा ना। अब मेरे को वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, वो भी इतना सादा सूप पीने के बाद। पता नहीं मैं कितनी देर बाद बाहर आऊँगा। उसके बाद प्रिंस पूरी तरह से वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर से धमाके की आवाज़ निकालने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि हमारा प्रिंस अपने बाल काट चुका था और कुछ ग्लासेस पहन के वो एक चेयर पे बैठ के कुछ पढ़ रहा था, और बहुत ही सीरियस फेस के साथ देख रहा था और बोल रहा था, हाँ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ज़्यादा बिल कैसे आया इस बार का। ये सुन के एमी प्रिंस से कहती है, आई एम रियली सॉरी प्रिंस। उसके बाद प्रिंस एमी को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं एमी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर मेरी एपिटाइट ज़्यादा है, मेरे फूड बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम्हें चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सोचने के बाद प्रिंस यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट एमी से पूछता है, वेल
अभी इस समय पे हमारे इस कैसल पे कितने बटलर्स और मेड्स काम कर रहे हैं? ये सुन के एमी काफ़ी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और सर झुका के अपने बालों से खेलने लगती है। वो प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती जिसकी कोई माफ़ी भी ना हो। एमी की बात सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है और कहता है, ये कैसल बहुत पुराना है, भले ही यहाँ किंग नहीं रहते, पर ये पास्ट में काफ़ी किंग्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और तुम मुझसे कह रही हो कि इस पूरे समय तुम अकेले ही इस पूरे कैसल को मैनेज कर रही थी। इट्स लाइक एक मेड पूरे फोर्ट को होल्ड कर रही है। हम ऐसी कंडीशन में दोबारा नहीं लौट सकते जहाँ पूरा कैसल ही तुम्हें अकेले संभालना पड़े। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, पुराने समय में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इस चीज़ की भी चिंता करनी पड़ेगी कि कल मैं कुछ खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एमी से पूछता है, हमारे कैसल में एस्टिमेट अमाउंट ऑफ एसेट्स यानी टोटल गोल्ड कॉइन्स कितने बचे हैं अभी? ये सुन के एमी जवाब देती है, प्रिंस, वो बस 6000 गोल्ड कॉइन्स बचे हैं। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एमी से पूछता है, इस महीने हमने टोटल कितना अर्न किया और क्या हम उस बजट के अराउंड काम कर पा रहे हैं? उसके बाद एमी जवाब देती है, वी शुड बी ऑफिशियली गेटिंग 500 गोल्ड कॉइन्स, मतलब हमें ऑफिशियली तो 500 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए, लेकिन हमें असल में 100 गोल्ड कॉइन्स से भी कम मिलते हैं। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट एमी से कहता है, वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और बाकी सब छोड़ो, तुम्हारी सैलरी का क्या? क्या तुम्हें वो प्रॉपर्ली मिल पा रही है? ये सुन के एमी कहती है, माफ़ कीजिए प्रिंस। उसके बाद प्रिंस थोड़ा लाउड आवाज़ में कहता है, मुझे 2 बार बोलने पे मजबूर मत करो। क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी प्रॉपर्ली मिल रही है या हाँ या ना? उसके बाद एमी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वेल प्रिंस, मुझे मेरी सैलरी का अराउंड 1/3 मिल रहा है। क्या? सिर्फ 1/3? ये लड़की ये लड़की है तो बहुत अच्छी, लेकिन ये एक इडियट है। मेड्स नोबेलिटी की प्रायोरिटी होती है, उनकी शान होती है, और एमी एक आर्टिस्ट की डॉटर है। हाँ, वो थोड़ी गरीब है, उसके घर की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, और वो इस कैसल का ध्यान अकेले ही रख रही है, वो भी पिछले 6 सालों से, वो भी सिर्फ अकेले। वो भी इसे इसमें अपनी सैलरी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है इस कैसल का ख्याल रखने के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और एमी से कहता है, एमी, तुम मेरी इनकम में से अपनी सैलरी निकाल लो। पार्डन सर? एमी चौंकते हुए कहती है, एमी, मैंने कहा ना, मुझे मेरी बातें दोबारा रिपीट करने पे मजबूर मत करो, जैसे कहा है वैसा ही करो। आई एम सॉरी सर, एमी कहती है। एमी प्रिंस से कहती है, सर, लेकिन हमारे पास कल खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, तो मैं अपनी सैलरी भला कैसे निकालूं? तो क्या ये बात है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, चलो इसको भी देखते हैं। पर एमी सुनो, तुम अब से मुझे प्रिंस कह के मत बुलाना, ये थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्मल लगता है। भले ही ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, इवन सो ये मुझे तुमसे डिटैच्ड फील कराएगा, तो आज से मुझे तुम प्रिंस कह के मत बुलाना, क्योंकि मुझे इस तरह से ज़्यादा बेटर लगता है कि अगर मैं सोच पाऊँ कि कम से कम यहाँ एक पर्सन है जो हमेशा मेरी साइड से खड़ा है। उसके बाद एमी और प्रिंस यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट कैसल फाइनेंस मैनेजमेंट बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। वहाँ पे प्रिंस पहुँच के कहता है, ये सोचना कि एक प्रिंस को खुद से ही अपने फाइनेंसेस को देखना पड़ रहा है, अगर मेरे एंसेस्टर्स ये सब देख लेते तो वो तो गुस्से से उछल ही जाते। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी अभी तक मेरे फादर मुझसे मिलने नहीं आए। उसके बाद प्रिंस और एमी कैसल के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे एमी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वो इधर उधर घबराहट के मारे देख रही थी। तभी प्रिंस कहता है, एमी, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर घबराते हुए देखती रही तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? एमी घबरा जाती है प्रिंस की बात सुन के ऑब्वियसली। उसके बाद वो प्रिंस से कहती है, चलिए प्रिंस, मैं आपको आपका वे यानी आपका रास्ता गाइड करती हूँ। उसके बाद प्रिंस एमी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए देख रहा हूँ आगे, ठीक है एमी? यस सर।
जब हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो वहां पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसकी मूछें काफ़ी घुमावदार थी। वो ऑफिसर हमारे प्रिंस से कहता है, सर, जो फंड्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, यानी जिनका अकाउंट पहले ही लिखा जा चुका है, आप भले ही उन्हें मांगने की कोशिश करें लेकिन मैं उन्हें आपको नहीं दे सकता। ये इम्पॉसिबल है। एक तो प्रिंस को यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस आदमी की मूंछें देख के वैसे ही काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और उसके बाद से वो ऑफिसर हमारे प्रिंस से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी तरफ नीचे देख रहा हो। तो उस ऑफिसर को दिखाने के लिए हमारा प्रिंस यानी प्रोटैगनिस्ट वो वहाँ पे रखे एक सोफे में जाके बैठ जाता है और किसी राजा की तरह एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल लेता है और उसके बाद गहरी सांस लेके कहता है, हे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए सर, वो ऑफिसर कहता है। उसके बाद प्रिंस उस ऑफिसर से कहता है, जो गोल्ड हमें मिलना चाहिए वो अबाउट 500 गोल्ड कॉइन्स है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें जो गोल्ड मिल रहा है वो 100 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं है, उससे भी कम है। सर, वो गोल्ड जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपके कैसल के मेंटेनेंस पे यूज़ हो जा रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उस आदमी की बात सुन के प्रिंस पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर से कहता है, अच्छा, तो वो सारा पैसा कैसल के मेंटेनेंस पे जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ के कैसल में फ्लोर्स क्रैक्ड हैं और उससे घासें उग रही हैं, गार्डन में पूरी तरह से वीड्स उग रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कैसल कोलैप्स होने वाला है। वो कहीं से भी कैसल नहीं लग रहा है, उसे जहाँ से देखो वो एक हॉन्टेड हाउस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। क्या तुम एक्सप्लेन करने जा रहे हो इस सब को? ये सब होते हुए देख वो ऑफिसर पूरी तरह से चौंक जाता है और बिल्कुल परेशान हो जाता है, और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? प्रिंस यहाँ क्यों आए पहली बात तो, और कौन प्रिंस अपने फाइनेंसेस खुद देखता है? वो ऑफिसर ये सब सोच ही रहा था कि प्रिंस यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि मैं सुनना चाहूँगा कि तुम इस बारे में मुझे क्या एक्सक्यूज़ देते हो। वो ऑफिसर आगे प्रिंस से कहता है, अगर तुम ऐसे एक्ट करते भी रहो फिर भी इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि इस जगह हम पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाके तुम मनी रिक्वेस्ट कर सको। तो ऐसा है, चलो इस सब से तो कुछ होने नहीं वाला, तो चलो यार एमी, हम दोनों चलते हैं यहाँ से, प्रिंस कहता है। वो ऑफिसर प्रिंस से पूछता है, क्या आप अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जा रहे हैं? उसके जवाब पे डेव यानी प्रिंस उससे कहता है, मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगा, वहाँ पे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लोग होंगे जो कि दूसरों में ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे पास टाइम है पर मैं तुम जैसे लोगों पे उसे बर्बाद नहीं करूँगा। तो तुम बस जा सकते हो और जो पैसे तुमने अपनी जेब में डाले हैं उनसे कुछ खरीद सकते हो। तभी प्रिंस और एमी वहाँ से जाने लगते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एमी को देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हमारे सर्वेंट्स भाग जाएंगे। ये नोबल्स इतने गंदे हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से ज़्यादा अपनी सैलरीज़ को महत्व देते हैं, और इनके लिए उनकी खुद की सैलरी भी कम पड़ती है जो वो बाकी गोल्ड को भी अपनी तरफ रिश्वत लेके खींच लेते हैं। और यहाँ घर का सारा बर्डन एमी के ऊपर आ गया है। इस लड़की को पूरा कैसल अकेले संभालना पड़ रहा है। वो जा ही रहे होते हैं तभी डेव एमी को देखते हुए कहता है, एमी सुनो। यस सर, एमी जवाब देती है। डेव तभी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड ला सकती हो? ये सुन के एमी पूरी तरह से घबरा जाती है। सर, स्वॉर्ड? आपको स्वॉर्ड क्यों चाहिए? अरे चिंता मत करो, मैं किसी को काटने थोड़ी जा रहा हूँ। क्या तुम डर गई इससे? जी सर, मैं आपके लिए एक स्वॉर्ड लेके आती हूँ। ये कह के एमी वहाँ से प्रिंस के लिए स्वॉर्ड लेने चली जाती है। जब एमी वहाँ से चली जाती है तब प्रिंस मन ही मन सोचता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं जाके किसी इंसान को काटूं, पर मैं उस चीज़ को काटना ज़रूर पसंद करूंगा जिसे अब हम इंसान भी नहीं कह सकते, जो लोग अब इंसान कहलाने के लायक भी नहीं बचे हैं। लेकिन जब प्रिंस यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सब के बारे में और सोचता है
तो उसे ये समझ में आता है कि अगर वो यहाँ पे बज़र्क हो गया और उसने यहाँ पे खून खराबा मचा दिया, तो फिर वो नोबल्स हमारे प्रिंस को पागल और एक खून का प्यासा कहने लगेंगे और उसके बारे में ये बातचीत चलने लगेंगे कि प्रिंस को कंट्री से एग्जाइल यानी निकाल देना चाहिए। और हमारे प्रोटैगनिस्ट का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उन सड़े हुए नोवेल्स का शिकार बने, तो वो इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। लेकिन हमारे प्रिंस के पास स्वॉर्ड का एक और काम था। तो चलते हैं अगले सीन पे। अगले सीन पे हमें दिखाई देता है कि हमारा प्रिंस अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बोर को मार देता है। उस मरे हुए सुअर को देख के एमी पूरी तरह से घबरा जाती है और कहती है, सर आपने कब मारा इसे और कहाँ मिला आपको ये? जिसके जवाब में हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, वेल मैंने देखा तो ये हमारे कासल के आसपास भटक रहा था, तो मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके इसे मार दिया। उसके बाद प्रिंस एमी से कहता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मेरे लिए एक प्लेट और एक नाइफ ले आओ ताकि मैं इसे कट कर सकूं। एमी मन ही मन सोचती है, ये सच नहीं हो सकता है। क्या प्रिंस अपने हाथों से उस सुअर को काटने वाले हैं? प्रिंस को सुअर को काटते देख एमी पूरी तरह से रोने लगती है और प्रिंस से कहती है, सर डेव प्लीज़ आप मुझे मार दीजिए, लेकिन आप इसे मत काटिए। मैं अपनी आंखों के सामने एक प्रिंस के हाथों में एक जानवर का खून लगते देख भला कैसे देख सकती हूँ? ये बात क्या कर रही हो तुम एमी? मुझे छुएगा? तुम देख नहीं सकती कि ये खून पूरी तरह से मेरे चेहरे पे फैला हुआ है। डेव एमी की बात का जवाब देते हुए कहता है। उसके बाद एमी डेव से कहती है, सर लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इसको खुद ही काटने वाले हैं, वो भी अपने हाथों से। ये सब सही है, आखिर कोई और इसे देख थोड़ी रहा है, प्रिंस कहता है। उसके बाद डेव उस बोर को काटते हुए कहता है, मैं हरक्यूलिस का स्टूडेंट हूँ, हरक्यूलिस द हीरो ऑफ सर्वाइवल। इतना डेंजर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना एमी? ये कह के डेव एमी के सामने स्टाइल मारने लगता है। यहाँ डेव अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मज़े कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ रॉयल कैसल में यहाँ पे क्वीन लेनियस के सामने एक मेड जैसी लड़की आके बैठती है जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। वो क्वीन को डेव के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि डेव की रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है और डेव के बिहेवियर में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है जब वो कोमा में गया था उससे पहले से। वो लेडी क्वीन से कहती है, अगर डेव को सही समय पे ख़त्म नहीं किया गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसकी बात सुन के क्वीन कहती है, वो सब तुम्हारा काम है उसे ठिकाने लगाना, पर सही समय आने पे अगर तुम ऐसे ही कोशिश करोगी और हम पकड़े गए क्योंकि तुम रिलेटेड हो मुझसे, ये सब लोग जानते हैं, तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। आखिर डेव फर्स्ट प्रिंस है। और शर्ली तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, भले ही तुम एक ए क्लास इन्फॉर्मेंट हो डार्क मून की नज़र में, लेकिन मेरी प्रेजेंस के अंडर तुम सिर्फ एक सी क्लास मेड हो। डार्क मून एक असैसिनेशन गिल्ड है रॉन किंगडम की कैपिटल में। इस सब के बाद क्वीन मन ही मन सोचती है, ऐसा नहीं है कि मैं उस पे यकीन नहीं करती, लेकिन वो अनईजी फीलिंग जो मुझे देती है मैं उसे भी इग्नोर नहीं कर पाती। और डेव भले ही वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है 6 साल पहले से, लेकिन मैं उसे जब चाहूँ तब ख़त्म कर सकती हूँ। मैं उसे जल्द ही ख़त्म कर दूँगी सही मौका आने पे। आखिर उन कुत्तों को ख़त्म करने में ही फ़ायदा है जो आगे चल के तुम्हें काट सकते हैं। तो उसकी ज़िंदगी को अपनी हथेली पे रखना एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। तभी मैंने इन असैसिन्स को उसके पीछे उस पर नज़र रखने के लिए रखा है, ताकि अगर मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं डेव को वहीं पे ख़त्म कर सकूं। यहाँ क्वीन अपने मन में इतनी सारी खिचड़ी पका रही थी कि डेव को कैसे ख़त्म किया जाए और उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ डेव अपने कैसल में बैठ के अपनी बोर मील को एंजॉय कर रहा था और एमी को छेड़ रहा था, क्या तुम भी खाना चाहोगी, टेस्ट तो करो। लेकिन एमी मना कर रही थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड्स और ज़्यादा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पिछले एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिंक है। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जितने भी एपिसोड अपलोड हो चुके हैं वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।